सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLots.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-Lots ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई-लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? जैसा कि आपको पता है, अभी हमारे स्कूल बंद हैं और हम लोग अपनी पढ़ाई मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय के माध्यम से कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में हम लोगों के लिए रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे क्लास 3 से 5 की पढ़ाई होती है, जहां हम मजेदार ढंग से अपनी पढ़ाई करते हैं और नई नई बातें सीखते हैं। साथ ही जरूरी बातों को अपनी कॉपी में नोट भी करते हैं और यह सब होता है अपने मम्मी, पापा और घर के अन्य बड़ों के साथ बैठकर। तो तैयार है ना आज भी अपनी कॉपी और कलम के साथ? अब चलिए देखते हैं आज हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं। आज सबसे पहले सुनेंगे बापू की पाती, जिसमें हम लोग महात्मा गांधी के जीवन प्रसंग से जुड़ी बातों को सुनकर उनसे सीख लेते हैं। फिर हिंदी की कक्षा में खुलेगा कहानियों का खजाना और हम लोग देखेंगे एक कहानी जिसका नाम है जरा अपनी जीभ बाहर निकालना। उसके बाद हम लोग कल, आज और कल गेम के माध्यम से काल यानी भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल के शब्दों का पहचान करना सीखेंगे। फिर एक गेम खेलेंगे टेक ऑफ। उसके बाद मिलेंगे अपने दोस्त गणित से और समझेंगे भिन्न को। फिर हल करेंगे अंक पहेली और अंत में अंग्रेजी में सुनेंगे एक स्टोरी जिसका नाम है फूड मॉन्स्टर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, थोड़ी सी मस्ती, थोड़ी पढ़ाई के साथ। बापू की कहानी, जिसमें हम बात करेंगे महात्मा गांधी के जीवन के बारे में। पिछली बार हमने ये जाना कि भारत से लौटकर बापू अपने परिवार के साथ जब दक्षिण अफ्रीका पहुंचे तो उन्हें जहाज से उतरने नहीं दिया गया। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह आंदोलन भी शुरू किया। वे अपने साथियों के साथ एक बस्ती में रहने लगे। उन्होंने वहीं अपना आश्रम बनाया। अंग्रेज सरकार के बनाए अन्यायपूर्ण कानूनों के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई और आंदोलन शुरू किया। फिर अंग्रेज सरकार द्वारा कानून वापस लिया गया। गांधी जी भारत लौटने की तैयारी में लग गए। स्वदेश लौटकर 1 साल तक गांधी जी ने देश भर में घूमा। लोगों की हालात उनके पास जाकर वो समझते रहे, हिंदुस्तान की दुर्दशा को करीब से समझने लगे और आखिर में वे अहमदाबाद में बसे और वहीं सत्याग्रह आश्रम बनाया। यहाँ पर जुलाहों को बुलाकर गांधी जी ने अपने हाथ से कपड़ा बनाना सीखा। अब गांधी जी कांग्रेस के कामकाज में हिस्सा लेने लगे थे। कांग्रेस नेताओं के कहने से चंपारण के एक किसान गांधी जी को बिहार लेकर आए। किसान नील के व्यापारियों से बड़े परेशान थे। लंदन में उनके साथ पड़े हुए वकीलों की गांधी जी ने मदद ली। नीलों के अत्याचारों पर रपट तैयार करके सरकार पर जोर डालना था कि वो कानून बदले। वकील किसानों का मामला लेकर अदालत का दरवाजा खटखटाना चाहते थे। गांधी जी सत्याग्रह के तरीके सीख चुके थे। उन्होंने एक अलग रास्ता सुझाया। उन्होंने कहा, जहाँ रैयत इतनी कुचली गई है, जहाँ सब इतने भयभीत रहते हैं, वहाँ कचहरियों के मार्फत थोड़े ही इलाज हो सकता है। लोगों के लिए सच्ची दवा तो उनके डर को भगाना है। किसानों से मिल मिलकर गांधी जी ने उनका दुख दर्द पूछा। उनकी रपट तैयार वो करते गए। वे सर्वेक्षण कर रहे थे, तभी उनकी गिरफ्तारी के आदेश आ गए। अदालत में गांधी जी ने एकदम निडरता से कहा कि वो चंपारण नहीं छोड़ेंगे। बाहर असंख्य लोग गांधी जी के समर्थन में जमा थे। दबाव में आकर मजिस्ट्रेट ने उन्हें छोड़ दिया।
लगभग 8 महीने गांधी जी चंपारण में रहे। दक्षिण अफ्रीका की ही तरह यहाँ भी सत्य की जीत हुई। अंग्रेज सरकार ने घुटने टेके, किसानों को परेशान करने वाली नील की खेती का अंत हुआ। चंपारण सत्याग्रह की सफलता ने गांधी जी को कांग्रेस के मुख्य नेताओं के आगे खड़ा कर दिया। चंपारण की ही तरह गुजरात के खेड़ा में भी किसानों ने सत्याग्रह किया। वकील सरदार पटेल अब कांग्रेस के नेता बन चुके थे। अहमदाबाद में कपड़ों के कारखानों के मजदूरों ने हड़ताल कर दी थी। उनकी नेता थी कारखानों की मालिक की बहन अनसुईया साराभाई। मजदूरों के लिए यहाँ गांधी जी ने उपवास किया, फिर ऐसा समझौता कराया जो सबको मंजूर था। खूब ढूंढने के बाद गांधी जी को एक चरखा मिला और अब खादी का समय आ गया था। सन 1921 में ऐसे कई विरोधों के मिलने से असहयोग आंदोलन उभर कर आया। यह पूरे देश में फैल गया। अब आजादी की लड़ाई के मुख्य नेता गांधी जी ही थे। सन 1930 में नमक सत्याग्रह शुरू हुआ, जो और भी बड़ा आंदोलन था। सन 1942 में सबसे बड़ा आंदोलन शुरू हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन। अब अंग्रेजों के लिए भारत पर राज करना मुश्किल था। सन 1944 में रेडियो पर एक भाषण में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने पहली बार गांधी जी को एक विशेष नाम से पुकारा। पता है वो नाम क्या था? राष्ट्रपिता। और तभी से हम गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर बुलाते हैं। और गांधी जी तो अपने दो प्रिय हथियारों की ही बात करते रहे। हेलो बच्चों, थोड़ी सी मस्ती और थोड़ी पढ़ाई के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं आशा करती हूँ कि ये प्रोग्राम सभी बच्चे अपने माता पिता और अपने भाई बहन के साथ देख रहे होंगे, क्योंकि हमारा प्रोग्राम तो घंटे भर में खत्म हो जाएगा। पर घर पर मस्ती और पढ़ाई सब मिलकर करते रहेंगे ना, तो बहुत मजा आएगा। क्यों, सही कह रही हूँ ना मैं? तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सुनेंगे एक कहानी और फिर उस पर थोड़ी बातचीत करेंगे। उसके बाद हम खेलेंगे कुछ अक्षरों के खेल। तो क्या आप तैयार हैं? बिट्टू की काकी, कहाँ गई थी आप? बिट्टू के काका बाहर एक कुत्ता बैठा हुआ था। गर्मी से बेहाल था बेचारा। जीभ निकालकर लंबी लंबी सांसें भर रहा था, इसलिए मैं उसे पानी पिला रही थी। हाँ काकी, कुत्तों की जीभ कितनी लंबी होती है ना, और हमारी कितनी छोटी। लेकिन काका, यह तो बताइए कि कुत्ते अधिकतर अपनी जीभ बाहर क्यों निकाले रहते हैं? ये अच्छा प्रश्न पूछा बिट्टू आपने। कुत्ते अपनी जीभ बाहर निकालकर अपने शरीर का तापमान नियंत्रित करते हैं। जब गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो उनका जीभ ही उनके शरीर का तापमान को संतुलित रखती है। अच्छा, मतलब जीभ बाहर निकालने से उन्हें कम गर्मी लगती है। बिल्कुल ठीक समझी बिट्टू। लेकिन बिट्टू, क्या बाकी जानवरों की जीभ भी कुत्ते जैसी ही होती है? शायद तो नहीं, क्योंकि सांप की जीभ तो लंबी सी होती है और बकरी, गाय, भैंस इन सब की सांप से अलग होती है। और क्या, जीभ के रंग में भी कुछ अंतर होता है बिट्टू की काकी। रंग की बात करें तो गाय और भैंस की जीभ कुछ कुछ एक जैसी होती है, और हमारी तो हल्के गुलाबी रंग की होती है, और सांप की तो गहरे कत्थई से रंग की होती है। बहुत बढ़िया बिट्टू की काकी। तो क्या आप दोनों कुछ और जीवों के बारे में जानना चाहेंगी? हाँ हाँ काका, जरूर जानना चाहेंगे। हाँ बिट्टू के काका, बताइए। तो पेश है ये कहानी आप दोनों के लिए। अरे वाह, सुनाइए।
अपनी जीभ बाहर निकालना। लेखन प्रभा राम और शीला प्रुइत। चित्रांकन संध्या प्रभात। अनुवाद मधुबाला जोशी। प्रकाशन प्रथम बुक्स। नीली जीभ, काली जीभ, लंबी जीभ, ताकतवर जीभ, रोएदार जीभ, चिपचिपी जीभ, खुरदुरी जीभ, मुलायम जीभ, दो मुही जीभ, फुर्तीली जीभ, भारी जीभ, बालों वाली जीभ। आपकी जीभ कैसी है? आओ जीभों के बारे में बात करें। क्या आप जानते हैं कि जीभें मांसपेशियों से बनी होती हैं और बहुत से अलग अलग काम कर सकती हैं। फिर भी जीभें कभी भी थकती नहीं और उनमें कभी कष्ट नहीं होता। ध्रुवीय भालू की नीली जीभ सूर्य की गर्मी को सोखकर उसे गर्म रखती है। जिराफ की जीभ काली होती है जो इसे अफ्रीका के घास के मैदानों की धूप की झुलसन से बचाती है। पैंगोलिन अपने पसंदीदा नाश्ते चींटियों को सुड़कने के लिए अपनी लंबी जीभ को उनकी बाम्बियों पर रख देती है। सैलामैंडर फुर्ती से अपनी ताकतवर जीभ बाहर निकालकर झिंगुर और फलों के कीड़ों को लपक लेता है। कलहंस अपनी रोएदार जीभ से घास को पकड़ लेता है और उसे नोचकर चबा लेता है। मेंढक अपनी चिपचिपी लार और लचीली जीभ से मक्खियों को पकड़ लेता है। बिल्लियों की खुरदुरी जीभ उनके बालों को संवारने में मदद करती है। बहुत गर्मी पड़ने पर कुत्ते अपनी जीभ बाहर निकालकर खुद को ठंडा रखते हैं। ज्यादा गर्म होने पर उनकी जीभ सूज जाती है। सांप अपनी दो मुही जीभ से अपने आसपास की चीजों को सूंघते हैं। गिरगिट की जीभ बिजली की तेजी से टिड्डों को उनके उड़ने से पहले ही पकड़ लेती है। धरती के सबसे बड़े प्राणी ब्लू व्हेल की जीभ सबसे भारी होती है। ये उन नन्ही क्रीलों को पकड़ने में मदद करती है जिसे खाना उसे बहुत पसंद है। फ्लामिंगो की रोएदार जीभ उसकी पसंदीदा आहार हरी नीली शैवाल और झींगों को छांटने में उसकी मदद करती है। काका, सभी की जीभ उनके अनुकूल ही होती है। हाँ बिट्टू, जैसे भालू की नीली जीभ सूरज की गर्मी से उसे गर्म रखती है। और बिट्टू के काका, कुत्ते ज्यादा गर्मी पड़ने पर अपनी जीभ बाहर लटकाकर गर्मी से राहत पाते हैं। लेकिन बिल्ली कैसे खुरदरी जीभ से अपने बालों को संवारती है, इस बार तो मैं बिल्ली को देखना चाहती हूँ। और मैं भी। अच्छा, जीभ के बारे में एक और मजेदार बात बताऊं? क्या काका? जिस तरह हमारे हाथों की उंगलियों में कुछ विशेष तरह के निशान होते हैं जिन्हें हम फिंगरप्रिंट कहते हैं, उसी तरह सभी इंसानों के जीभ के टंग भी अलग होते हैं, उसके निशान भी अलग होते हैं, जिसे हम टंग प्रिंट भी कहते हैं। मतलब जिस तरह हम सभी के फिंगरप्रिंट अलग अलग होते हैं, उसी प्रकार टंग प्रिंट भी अलग अलग होंगे। ये तो बहुत मजेदार बात बताई आपने। अब तो आप लोगों के हाथों की छाप लेकर देखना ही होगा। बिल्कुल सही। बच्चों, कहानी सुनकर मुझे और बिट्टू को तो बहुत सी अलग अलग जीवों की अलग अलग जीभ के बारे में जानकारी पता चल गई और आपको भी जरूर पता चल गई होगी। तो बस ये जानकारी घर के सदस्यों और दोस्तों के साथ साझा कीजिए। काकी, बच्चे तो जानकारी सबके साथ अवश्य साझा करेंगे, पर आप यह बताइए कि कल मेरे जन्मदिन पर आप क्या बनाने वाली हैं? बिट्टू, तुम्हारा जन्मदिन कल है,
पहले आज क्या बनने वाला है ये तो पूछो। अच्छा बिट्टू की काकी, और कल क्या बना था ये तो बताइए। अरे रे, आप दोनों के कल आज कल के चक्कर में मेरा दिमाग चकरा गया। लेकिन वो सब ठीक है, लेकिन आप लोग कल की तैयारी मत भूल जाइएगा। बिट्टू, कल की तैयारी कोई नहीं भूलने वाला, पर तुम्हारे कल आज और कल बोलने में एक खेल याद आ गया। तो काकी देर किस बात की, शुरू कीजिए खेल। पर बिट्टू की काकी, खेल का नाम तो बता दीजिए। बिट्टू के काका, खेल का नाम ही है कल आज और कल। तो आइए खेल शुरू करते हैं। कल आज और कल, ये खेल हमने कई बार खेला है, तो आपको पता ही होगा कि इसमें क्या करना है। याद कीजिए। शायद आप लोगों में से कुछ को तो याद ही आ गया होगा। कल आज कल ये एक वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल का खेल है। यानी वाक्यों को पहचानना होता है कि वे कौन से काल के वाक्य हैं। तो आइए खेल शुरू करते हैं। वाक्य को सही काल बताइए। वाक्य का सही काल बताना है। तो कौवा बहुत चालाक है। बहुत चालाक है। तो वर्तमान काल की पहचान होती है और भूतकाल की था और भविष्य काल की होगा, होगी, ये सब। तो यहाँ पर है दिया हुआ है, यानी ये वर्तमान काल का वाक्य है। वर्तमान काल। अभी देखिए क्या ये सही है? राइट आंसर। आगे चलते हैं। शिवानी ने साइकिल चलाई थी। मैंने भी साइकिल चलाई थी। थी यानी भूतकाल, पीछे की बात हो रही है। शिवानी ने कभी पहले साइकिल चलाई थी, तो ये भूतकाल हुआ जो बीत चुका है। भूतकाल। राइट आंसर। सही है। आगे बढ़ते हैं। गौरव अच्छा लिख रहा है। अरे वाह गौरव, तुम तो तारीफ के काबिल हो। तो गौरव अच्छा लिख रहा है, इसका हमें काल बताना है। भूतकाल, भविष्य काल या वर्तमान काल। तो अच्छा लिख रहा है यानी अभी भी वह अच्छा लिख रहा है। ये है वर्तमान काल का वाक्य। वर्तमान काल। बात अभी की हो रही है। राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अभिजीत खेल रहा है। ठीक है, खेलो खेलो। तो हमें बताना है ये कौन से काल का वाक्य है। तो अभिजीत खेल रहा है यानी वो अभी खेल रहा है। तो अभी जो काम हो रहा होता है उसे हम वर्तमान काल में लेके जाते हैं। तो ये भी जाएगी हमारी स्माइली वर्तमान काल में। देखिए क्या ये सही है? राइट आंसर। बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। मयंक दूध पिएगा। मयंक ने अभी दूध पिया नहीं है। वह पिएगा। मयंक दूध जरूर पी लेना, दूध सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। अरे मैं तो फिर भटक गई। इसमें हमें वाक्य का काल बताना है। मयंक दूध पिएगा। पिएगा यानी कल या परसों या शायद रात में वह दूध पिएगा। अभी ना ही पिया है ना ही कल पिया था। बात हो रही है आने वाले समय की। तो ये आने वाला समय को हम क्या कहते हैं? भविष्य काल। भविष्य काल। देखिए क्या ये सही है? राइट आंसर। सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जंगल में एक बंदर रहता है। जंगल में एक बंदर रहता है यानी वह अभी भी जंगल में रह रहा है ना? ये हो रही है वर्तमान काल की बात, पीछे की बात नहीं हो रही है। वह अभी रहता है, ठीक है, यानी वर्तमान काल। वर्तमान काल। सही है ना बच्चों? चलो खुद ही देख लेते हैं। राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अरे वाह,
मैंने इस बार भी सारे वाक्यों का काल सही बताया है। तो बच्चों, आप समझ ही गए होंगे कि ये वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल क्या होते हैं। तो अपने आसपास देखिए और जरा बताइए कि कौन से काल में कौन बात कर रहा है। अरे कल, आज, कल तो भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल हैं। बिल्कुल ठीक कहा बिट्टू बिटिया। इस कल, आज और कल में तो मेरा दिमाग बिल्कुल खुल गया। क्यों ना एक और दिमागी कसरत वाला खेल हो जाए। बिट्टू के काका, आपका कसरत का मन है तो बेशक कीजिए। मैं और बिट्टू तो बिल्कुल नहीं करने वाले हैं। काका दिमागी कसरत यानी नए खेल की बात कर रहे हैं। अरे भाग्यवान, मैं तो खेल की बात कर रहा हूँ और आप कसरत करवाने लगी। हाँ हाँ ठीक है, मैं ही गलत समझ बैठी। अब शुरू भी कीजिए खेल। तो खेल शुरू करते हैं। टेक ऑफ। इस खेल में हमें क्या करना होगा, यह तो हमें खेल के अंदर जाकर ही पता चलेगा। तो चलिए देखते हैं। ये खेल आपके और मेरे दोनों के लिए नया है। तो चलिए देखें खेल में क्या है। कैसे खेलना है। बाईं ओर के लॉन्च पैड पर दिख रहे अंतरिक्ष यानों के टावर की इमारत को किसी दूसरे लॉन्च पैड पर दोबारा बनाना है। आपको 2 नियमों का पालन करना है। पहला, आप एक बार में एक ही अंतरिक्ष यान खिसका सकते हैं। आप छोटे अंतरिक्ष यान के ऊपर बड़ा अंतरिक्ष यान नहीं रख सकते। ठीक है, समझ गए। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले उठाते हैं इसे और यहाँ रखते हैं। अब इसे यहाँ रखते हैं, फिर इसे यहाँ रख सकते हैं। बड़ा और उसके ऊपर ही छोटा है। इसको अच्छा, ये तो छोटे के ऊपर आएगा नहीं, तो हम इसे यहाँ रख सकते हैं। ठीक है, अब मुझे नीचे वाले को पहले रखना है, फिर ऊपर नीले वाले को रखना है। तो इसको रख देते हैं यहाँ। अब इसको, लाल वाले को इसके ऊपर और नीले वाले को इसके ऊपर। अरे वाह, टेक ऑफ हो गए हमारे यान। अच्छा, फिर से खेलते हैं। अच्छा, अब हमें 4 को लगाना है। ठीक है, कोशिश करते हैं। इसे रखा यहाँ और इसे रखा यहाँ। अब इसे रखा यहाँ। ठीक है, जो हमने 3 में किया था वही हमें यहाँ करना होगा। अब हम इसको यहाँ रख देते हैं। तो बड़ा उसके बाद वाला यहाँ पर है, बाकी 2 यहाँ हैं। अब हम क्या कर सकते हैं, इसे यहाँ रख सकते हैं, फिर इसे कहाँ रखेंगे, इसे यहाँ रख कर देखते हैं। अरे ये सही नहीं है। तो इसे यहाँ रख सकते हैं शायद। अरे वाह, हाँ ठीक है। फिर इसे रख सकते हैं इधर। ये बड़ा है और ये छोटा। अब हम इसे यहाँ रख सकते हैं। तो 3 तो बन गए, बचा चौथा। जगह बदलनी है तो उठाकर रखेंगे इधर। अब मुझे क्या करना होगा बच्चों, आप लोग भी सोचिए। इससे क्या मैं इधर रख दूं इसे? हरे वाले को अगर मैंने इधर रखा, नीले वाले को मुझे इधर रखना होगा। फिर मैं हरे वाले को इसके ऊपर रख सकती हूँ। हाँ, अब मैं लाल वाले को पीले वाले के ऊपर रख दूंगी। जी हाँ, बन गया। अरे वाह,
ये हो गया पूरा। ये बदल गई जगह, अब उड़ जाएंगे मेरे यान। जुम। अरे वाह, देखा, मैंने सारे यान उड़ा लिए। ये तो बहुत मजेदार खेल था। मैं इसे फिर कभी दोबारा जरूर खेलूंगी। और मुझे मिले हैं कितने अंक? पूरे 30 अंक। बिट्टू के काका, इस खेल ने तो सच में ही दिमागी कसरत करवा दी। पहले तो मैं समझ ही नहीं पाई कि करना क्या है। काकी, वैसे इस खेल को खेलने में मजा खूब आया और अंतरिक्ष यानों को इधर उधर रखने में तो बहुत ही मजा आया। तो बच्चों, आपने देखा बिट्टू और बिट्टू की काकी ने टेक ऑफ खेल में कैसे दिमागी कसरत की। मुझे उम्मीद है कि आपने भी बिट्टू से पहले ही अंतरिक्ष यानों का नया टावर बना लिया होगा और आपकी दिमागी कसरत भी जरूर हुई होगी। क्या इसी तरह का खेल आप छोटे और बड़े पत्थरों की मदद से जमीन पर रखकर खेल सकते हैं? हेलो फ्रेंड्स, आइए आज हम भिन्न के प्रकार पर फिर से चर्चा करते हैं। ये एक रोटी है। तो देखिए, सीमा की माँ ने फिर से रोटी के 4 समान टुकड़े किए हैं, जैसे पहले किए थे। इस तरह यहाँ पर पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग और ये चौथा भाग है। तो कुल भाग कितने हैं बच्चों? कुल भाग है 4। अब ये रही हमारी सीमा, और ये सीमा की खाली प्लेट, उसको लगी है भूख। तो ये माँ ने भाग दिया है सीमा को। तो रोटी का कौन सा भाग दिया? 1 भाग दिया। तो भिन्न क्या हुई? कुल भाग थे 4 और भाग दिया है 1, तो 1/4। ओके बच्चों, अब 1 नहीं दिए, मान लो 2 भाग दिए, तब क्या होगा? रोटी के भाग दिए हैं 2, तो भिन्न होगी, क्या होगी? बिल्कुल 2/4। अब अगर ये वाला भाग दिया, तब भाग 1 ही दिया है और 1/4 हमारी भिन्न होगी। तो यहाँ से ये निकल के आया कि 1/4, 2/4 और फिर 1/4, ये सब क्या है? भिन्न है। पर इसमें आप ध्यान से देखें कि दिए गए भिन्न में अंश का मान हर से छोटा है या बड़ा? हाँ बच्चों, अंश का मान हर से छोटा दिख रहा है। देखिए, यहाँ पे 4 नीचे हर है, जबकि अंश 1 है। यहाँ अंश 2 और यहाँ अंश 1 है। सीमा के द्वारा खाया गया भाग रोटी के कुल भाग से कम है। तो इससे हम क्या समझे कि वह भिन्न जिसमें अंश का मान हर से छोटा हो उसे उचित भिन्न कहते हैं। ये तो बात हुई उचित भिन्न की। अब अगले दिन क्या हुआ देखिए। ये रोटी के फिर से सीमा की माँ ने 4 भाग किए, ठीक है, कुल भाग किए 4। ये सीमा कहती है कि माँ आज मुझे 5 भाग खाना है। तो ये 5वां भाग माँ ने कहीं से जुगाड़ करके लेके आई। इस तरह सीमा को कुल भाग 5 मिल गए, ठीक है, ये मिल गए 5 भाग। तो अब देखिए, कुल भाग तो रोटी के 4 किए थे, लेकिन सीमा को मिल गए 5।
तो दिए गए भिन्न में अंश का मान अब हर से छोटा है या बड़ा बच्चों? बिल्कुल, अंश का मान हर से बड़ा है। तो सीमा के द्वारा खाया गया भाग रोटी के कुल भाग से ज्यादा है। इससे हम क्या समझे कि वह भिन्न जिसमें अंश का मान हर से बड़ा हो उसे हम अनुचित भिन्न कहते हैं। तो इस तरह हमने आज जाना कि उचित भिन्न और अनुचित भिन्न क्या होती है। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आज आपने सीखा कि समान और असमान भिन्नें क्या होती हैं। आपकी इसी सीख को आगे बढ़ाते हैं और खेलते हैं खेल भिन्न पहचानो। आपको याद है कि इस खेल में क्या होता है? जी, इस खेल में हमें एक चित्र दिया होता है। चित्र एक भिन्न से संबंधित होता है। चित्र को देखकर हमें भिन्न को पहचानना है। तो क्या आप तैयार हैं? चलिए, भिन्न पहचानने के साथ साथ हम समान और असमान भिन्नों की बात भी करते रहेंगे, ताकि आपने जो सीखा है उसकी रिवीजन होती रहे। दिए गए चित्र से मेल खाने वाला भिन्न चुने। तो यहाँ पर है हमारे पास एक बक्सा, जिसके कितने हिस्से हैं? चलिए गिने। यहाँ है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, कुल 7 हिस्से। तो 7 आ गया हमारा हर। अब इसके 1, 2 हिस्से रंगे हैं नीले रंग से, तो 2 हुआ हमारा अंश। भिन्न बनी 2/7। 2 हुआ हमारा अंश और 7 हुआ हर। देखें 2/7 कहाँ है? ये है 2/8, 1/2, 2/5, 2/7। तो ये रहा हमारा उत्तर 2/7। उत्तर पर क्लिक करने से पहले बाकी भिन्नों को देख लें। यहाँ पर जो बाकी भिन्नें दी गई हैं, इन सब के हर अलग अलग हैं। तो आपने अभी सीखा कि जिन भिन्नों के हर अलग अलग होते हैं वे असमान भिन्नें होती हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर जो 4 भिन्नें दी गई हैं वे सभी असमान भिन्नें हैं। चलिए, हम अपने उत्तर पर क्लिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये उत्तर बिल्कुल सही है। अगले भिन्न देखते हैं। यहाँ पर बक्से के कितने हिस्से हैं? 1, 2, 3, 4, 5, कुल 5 हिस्से। तो 5 क्या हुआ? जी, 5 बना हमारा हर। और अंश में क्या आएगा? अंश में आएगा ये रंगे हुए हिस्से, जो हैं 3। तो हमारी भिन्न बनी 3/5। चलिए, 3/5 कहाँ दिया है देखते हैं। ये है 3/7, 1/3, 3/5, 2/8। तो ये रहा हमारा उत्तर 3/5। उत्तर पर क्लिक करने से पहले बाकी भिन्नों को देखिए और मुझे बताइए कि ये समान है या असमान। जी, ये सभी असमान भिन्नें हैं, क्योंकि इनके हर अलग अलग हैं। अगर इनमें से कोई भी 2 भिन्नों के हर बराबर होते तो वो समान भिन्नें कहलाती। चलिए, हम अपना उत्तर क्लिक करते हैं और देखते हैं कि शायद आगे आने वाले चित्र में हमें कोई समान भिन्न मिल जाए। यहाँ है बक्से के 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, कुल 8 हिस्से। और इसके कितने हिस्से रंग से रंगे हैं? बिल्कुल सही, 2 हिस्से रंगे हैं नीले रंग से। तो ये भिन्न क्या होगी? जी, बिल्कुल सही, आप भिन्नों के बारे में अच्छे से समझ गए हैं। ये भिन्न बनेगी 2/8। चलिए, बाकी भिन्नों को देख लेते हैं और देख लेते हैं कि इनमें कोई समान भिन्न है क्या। जी, ये है 5/6 और ये रही 3/6। 6 और 6 यानी कि इन दोनों के हर बराबर हैं। तो ये 5/6 और 3/6 आई समान भिन्न।
जबकि 3/5 और 5/6 हैं असमान भिन्न। हमारा उत्तर क्या था? बातों बातों में उत्तर को मत भूल जाइए। जी, हमारा उत्तर था 2/8। चलिए इस पर क्लिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अगली भिन्न के कितने हिस्से हैं? गिनिए और मुझे बताइए। जी, इस चित्र के हैं 4 हिस्से। और कितने हिस्से रंग से रंगे हैं? 1 हिस्सा। तो ये भिन्न क्या बनेगी? जल्दी से बताइए। बिल्कुल सही, ये भिन्न बनी 1/4। चलिए बाकी भिन्नों को भी देख लीजिए और बताइए कि ये समान है या असमान। यहाँ दी गई सभी भिन्नें असमान भिन्नें हैं। हमारा उत्तर है 1/4। इस पर क्लिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपकी भिन्नों के बारे में समझ मजबूत बनी होगी। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और नई नई बातें सीखते रहिए। धन्यवाद। हेलो बच्चों, तो आज हम अंक पहेली हल करेंगे फिर से। शुरुआत करते हैं इस पहले कॉलम के साथ। और अंक पहेली किसके बारे में है? अंक पहेली है गुणा के बारे में। तो शुरू करें। पहला वाला कॉलम देखते हैं। यहाँ पर 2 गुणा 1 लिखा है। इसका मतलब हमें 2 का पहाड़ा एक बार पढ़ना है। 2 एकम 2। इस खाली बक्से में आएगा 2। और अब बढ़ते हैं इस ऊपर वाली पंक्ति की ओर। 2 का पहाड़ा पढ़ो कि 12 आ जाए। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंचे 10 और 2 छिक्के 12 होते हैं। इसलिए हमें यहाँ पर 6 भरना होगा। खाली बक्से में भर देते हैं 6। और अब बढ़ते हैं अंतिम कॉलम की ओर। 12 का पहाड़ा पढ़ो कि 120 प्राप्त हो। कितने बार पढ़ेंगे? 12 का पहाड़ा 10 बार पढ़ देते हैं तो 120 आ जाता है, क्योंकि 10 में पीछे 0 है। बस हमें 0 की ही आवश्यकता है। और तो यहाँ पर आएगा 10। अब कहाँ बचा है बच्चों भरने के लिए? सोचिए। जी हाँ, इस कॉलम में बीच वाले 6 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो कि 60 हो जाए। सबको पता है 6 का पहाड़ा हमें 10 बार पढ़ना होगा। इस खाली बक्से में 10। और इस तरह ये पूरी अंक पहेली हल हो गई। बढ़ते हैं अगली अंक पहेली की ओर। और सबसे पहले शुरुआत इस पहले कॉलम से करते हैं। 5 का पहाड़ा पढ़ो कि 15 प्राप्त हो। कितनी बार पढ़ेंगे दोस्तों? बिल्कुल सही, 3 बार। इस खाली बक्से में हमने 3 लिख दिया। और अब बढ़ते हैं इस ऊपर वाली पंक्ति की ओर। यहाँ देखिए, 5 का पहाड़ा 2 बार पढ़ो। कितना आता है? 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो इसका मतलब इस खाली बक्से में 10 होना चाहिए। इस अंतिम कॉलम को हल कर लेते हैं। 10 का पहाड़ा पढ़ो 9 बार। कितना आता है? देखिए, 9 एकम तो 9 और इकाई का 0। इस तरह 90। मतलब यहाँ 90 होगा। ये रहा। और अब बच्चों कहाँ पहुंचे? अब किसे हल करें? बिल्कुल सही, हल करने को बचा है 2 का पहाड़ा पढ़ो 3 बार। कितना प्राप्त होता है? 2 तिहाई 6। इसलिए यहाँ पर 6 आएगा। और इस तरह हो गई हमारी अंक पहेली हल। बढ़ते हैं अगली अंक पहेली की ओर। अंक पहेली नंबर 3। सबसे पहले कॉलम पे चलो। 4 का पहाड़ा 2 बार पढ़ो। 4 एकम 4, 4 दूनी 8। इसका मतलब यहाँ पर 8 आएगा। अब बढ़ते हैं इस ऊपर वाली पंक्ति पे। ठीक है, तो 4 का पहाड़ा पढ़ो कि 16 प्राप्त हो। कितनी बार पढ़े? बिल्कुल सही, यहाँ पर 4 आएगा। 4 चौक 16 होते हैं। अब किसे हल करें बच्चों? चलो इस अंतिम कॉलम को देख लेते हैं। 16 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो कि 32 प्राप्त हो। 16 का पहाड़ा 2 बार पढ़ने पर 32 होता है, इसलिए इस खाली बक्से पे 2 भरना होगा। और अब इस बीच वाले कॉलम को देख लेते हैं। 4 का पहाड़ा पढ़ो कि 4 ही आ जाए। कितने बार पढ़ेंगे? बस 1 बार। 4 एकम 4। इस तरह यहाँ 1 आया। हो गई अंक पहेली हल। बढ़ते हैं अगली अंक पहेली की ओर। इस चौथी अंक पहेली में सबसे पहले इस पहले कॉलम को देखते हैं। 3 का पहाड़ा पढ़ो कि 9 प्राप्त हो। 3 तिहाई 9 होता है, इसका मतलब यहाँ 3 ही आएगा। और अब इस अंतिम वाले कॉलम में देखिए, 6 का पहाड़ा पढ़ो कि 54 प्राप्त हो जाए। कितनी बार दोस्तों? बिल्कुल 9 बार पढ़ना होगा। तो
तो हमने यहाँ 9 लिख दिया। और अब ऊपर वाली पंक्ति पे देखिए, 3 का पहाड़ा पढ़ना है दोस्तों। ऐसा पढ़ो कि 6 प्राप्त हो। 3 एकम 3, 3 दूनी 6 होता है, तो यहाँ पर 2 आएगा। और अब इस बीच वाले कॉलम को देख लेते हैं। 2 तिहाई कितना होता है? 2 तिहाई होता है 6। बक्से में 6 हो गई अंक पहेली हल। तो हमने सारे जवाब सही दिए हैं। बच्चों इसी तरह पढ़ते रहिए। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। कविता के पास 5 डॉल हैं। यदि एक डॉल की कीमत 30 रुपए है तो 5 डॉल की कीमत कितनी होगी? कविता के पास है 5 डॉल। एक डॉल आती है 30 रुपए की, तो आपको बताना है कि 5 डॉल कितने रुपए में आएंगी। अगला सवाल है, सोनम ने गणित की एक किताब 40 रुपए में खरीदी है। अब अगर उसे उतने ही मूल्य की अंग्रेजी और हिंदी दोनों की किताबें खरीदनी हो तो वह दुकानदार को कुल कितने रुपए देगी? एक किताब 40 रुपए में खरीदी है। अब उतने ही मूल्य में उसे अंग्रेजी और हिंदी की किताब लेनी है, तो उसके लिए वह कितने रुपए देगी? अगला प्रश्न, सोनाली के पास रंग बिरंगी 8 नेल पॉलिश की डिब्बियां हैं। अब अगर एक नेल पॉलिश की कीमत आती है 15 रुपए, तो बताओ 8 नेल पॉलिश की कीमत कितनी होगी? अगला सवाल है कि मनु के पापा उसके लिए लाए हैं टॉफियों के 4 डब्बे। प्रत्येक डब्बे में 5 टॉफियां हैं, तो बताओ कि मनु के पास कुल कितनी टॉफियां होंगी? अगर हर डब्बे में 5-5 टॉफियां हैं और डब्बे हैं 4, तो बता दो कि कितनी टॉफियां हुई। सोचो और सोचकर उत्तर निकालो बच्चों। हम फिर मिलेंगे। गुड बाय। दोस्तों, अब वक्त हो चला है एक बढ़िया सी इंग्लिश स्टोरी सुनने का। आज की स्टोरी का नाम है फूड मॉन्स्टर। इस कहानी का स्रोत है स्टोरी वीवर कम्युनिटी। इस कहानी को लिखा है मीनू थॉमस जी ने और इस कहानी के चित्रकार है एंड्री सी। फूड मॉन्स्टर यानी खाने का शैतान। कहानी के नाम से कुछ पता नहीं चल रहा है कि वह किस बारे में है। चलिए तो फिर चलकर देखते और सुनते हैं कि इस अजीब नाम वाली कहानी में आखिर है क्या। फूड मॉन्स्टर। रोटी अरे वाह, कहानी में बहुत सारी खाने की चीजों के बारे में बात की गई थी। साथ ही उनके अलग अलग आकारों यानी शेप्स के बारे में भी बताया गया। कहानी बढ़िया थी। अब इसे मैं अपनी छोटी बहन को भी सुनाऊंगी। आप भी अपने घर वालों को यह कहानी सुनाइए।
संजय गांधी जैविक उद्यान जू आउटरीच प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम जिस जानवर के बारे में बात करेंगे वो दुनिया के सबसे लोकप्रिय पालतू जानवरों में से एक है, लेकिन इनमें कुछ बेहद खतरनाक और डरावने भी होते हैं। आज हम चलेंगे बिल्लियों के एनक्लोजर के पास और जानेंगे उनसे जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें। हम बाघ, शेर, चीता और तेंदुआ के बारे में तो जानते हैं कि ये सभी बिल्लियों की बड़ी नस्लें हैं। इसके अलावा बिल्लियों की छोटी नस्लें भी हैं, जिनमें जंगली बिल्ली और फिशिंग कैट दोनों महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जंगली बिल्ली के बारे में। ये अन्य बिल्लियों की तरह रात में सक्रिय नहीं रहते हैं, बल्कि ये सुबह में या शाम को अपना शिकार करना पसंद करते हैं। इन्हें पानी पसंद है और ये काफी अच्छे तैराक होते हैं। खतरे को देखकर ये पानी में गोता भी लगाते हैं। एक स्वस्थ जंगली बिल्ली का जीवन काल लगभग 15 सालों का है। इनका वजन 10 से 16 किलोग्राम तक होता है। ये लगभग 36 सेंटीमीटर ऊंचे और 59 से 76 सेंटीमीटर लंबे होते हैं। ये सामाजिक नहीं होते हैं, बल्कि इन्हें एकांत में रहना पसंद है। ये केवल प्रजनन काल के दौरान ही एक दूसरे के नजदीक आते हैं। इन्हें छिपकली, मेढक, कीड़े, खरगोश खाना बेहद पसंद है। इनका प्रजनन काल जनवरी से मार्च के बीच होता है। 63 से 66 दिनों के गर्भ धारण के बाद मादा जंगली बिल्ली एक बार में 2 से 3 बच्चे को जन्म देती है। इनके बच्चे को किटन भी कहा जाता है। इनके बच्चे जन्म के 11 से 18 महीनों के बाद प्रजनन योग्य हो जाते हैं। जंगली बिल्ली काफी तेज धावक होते हैं। यह प्रायः 30 से 32 किलोमीटर के रफ्तार से दौड़ सकते हैं। ये एक मीडियम साइज के कैट्स होते हैं जिनका डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू आउट इंडिया पाया जाता है। इसके अतिरिक्त ये विश्व के अलग अलग देशों में भी पाए जाते हैं और इनका जो IUCN स्टेटस है वो लिस्ट कंसर्न है और इनमें वो सभी फीचर्स पाए जाते हैं जो टाइगर में पाए जाते हैं। जैसे ये अपने टेरिटरी का मार्किंग करते हैं। इसके अतिरिक्त इन्हें सोलिटरी रहना ज़्यादा पसंद है। इनका जो कलर है ये मटमैले रंग का होता है, ब्राउन, और शुरू में इनका वज़न काफ़ी कम होता है। ये लगभग 40 से 50 ग्राम के ही होते हैं और काफ़ी असहाय होते हैं और 10 से 12 दिनों के बाद इनका आँख खुलता है और धीरे धीरे ये मदर का फीडिंग के बाद 5 से 6 महीने बाद वो सेपरेट हो जाते हैं। 1 साल के बाद ये सेक्सुअली मैच्योर हो जाते हैं और पटना जू में ये काफ़ी अच्छे से ब्रीड कर रहे हैं। जो जंगल कैट्स हैं, लेसर कैट्स भी इन्हें कहा जाता है। जंगली बिल्ली के बाद अब हम चलेंगे फिशिंग कैट के एनक्लोजर के पास। मुख्यतः आर्द्र भूमि और अनुकूलित क्षेत्र में पाई जाने वाली इस बिल्ली का मुख्य भोजन मछली होता है। इसी वजह से इन्हें फिशिंग कैट भी कहा जाता है। दुर्लभ विलुप्त प्राय फिशिंग कैट शारीरिक रूप से सामान्य बिल्लियों के तुलना में दोगुने आकार के होते हैं। इनमें मादा का वजन 5 से 9 किलोग्राम का होता है, तो नर का वजन 8 से 16 किलोग्राम का होता है। इनकी लंबाई लगभग 57 से 78 सेंटीमीटर तक होती है। इन्हें मछली के अलावे छोटे जानवर, मुर्गी और छोटे आकार की बकरी खाना पसंद है। ये एकांत और निशाचर शिकारी होते हैं। ये दिन में घने झाड़ियों में आराम करना पसंद करते हैं और फिर भोजन के लिए रात को पानी में रहते हैं। ये गजब के तैराक होते हैं। मछली का पीछा करते हुए ये अक्सर कई किलोमीटर तक तैरते हैं। इनका प्रजनन काल जनवरी से फरवरी का होता है। 60 से 70 दिनों के गर्भ धारण के बाद मादा फिशिंग कैट एक बार में 1 से 4 बच्चों को जन्म देती है। इनके शावक लगभग 11 महीनों के बाद प्रजनन योग्य हो जाते हैं। इनके ब्राउन कलर के फर पाए जाते हैं और इस पे ब्लैक कलर का स्ट्राइप होता है। इनके गर्दन पे जो दो ब्लैक कलर के स्ट्राइप होते हैं
और वर्ल्ड में इनका डिस्ट्रीब्यूशन मेनली एशिया में, ये इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान, वियतनाम और साउथ ईस्ट एशिया कंट्रीज़ में पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त ये कोई अफ्रीका में भी इनका डिस्ट्रीब्यूशन है। ये मेनली मार्सी एरियाज में ज़्यादा पाए जाते हैं। इनका जो IUCN स्टेटस है वो वल्नरेबल है। संजय गांधी जैविक उद्यान में मौजूद ये बिल्ली देखने में बेहद आकर्षक लगते हैं और अपने एनक्लोजर में ये काफी चंचल होते हैं। इसी कारण यहाँ आने वाले हर उम्र के दर्शकों के बीच ये बेहद लोकप्रिय हैं और यहाँ आने वाले दर्शक इनके एनक्लोजर के पास आकर इन्हें जरूर देखते हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे पटना जू शो में एक नए एनक्लोजर के पास एक नए जानवर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। तो आशा करती हूँ बच्चों आज के एपिसोड में आपने जरूर कुछ नया सीखा होगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय बच्चों।